बहुत दिन बाद आए हैं हम लोग। जल्दी जाओ अपनी। अभी भी लोगों का होली होली त्योहार खत्म नहीं हुआ। हाँ, अरे होली वगैरह आप लोग, अरे बहुत किताब हो गया अब। वो देख लो, गर्ल्स वेटिंग रूम किताबें से भर गया है। हाँ, चलिए अब आगे देखते हैं। किताब के बारे में बता देते हैं अभी। दुका बोल रहा है साउंड। अरे आप हल्ला कम करिएगा तब तो आवाज जाएगा। आप खुद इतना जोर से चिल्लाएंगे तो आप खुद समझिए, फिजिक्स अभी बैच आने वाला है, उसमें आपको अनुनाद पढ़ाएंगे। अनुनाद, रेजोनेंस। जब एक ही फ्रीक्वेंसी पे बहुत ज्यादा आवाज आने लगती है तो कंपन उत्पन्न हो जाता है और बड़े से बड़ी चीज को ध्वस्त कर सकती है। अमेरिका में एक बार पुल गिर गया था सैनिकों के पैरों के अनुनाद से। तो आप एक ही बार इतने लड़के बोलेंगे तो माइक क्या करेगा, जवाब दे देगा। एक कौन चीज झंझना रहा है माइक। अच्छा, ये लड़की सब साइड वाला झंझना रहा है। अब इसमें हंसने की बात नहीं, बताओ ये किस साइड का माइक झंझना रहा है। लड़का के साइड का झंझना रहा है। क्या झंझना रहा है, देखे नहीं थे लोग पहले। डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए अब हम आपको आज झारखंड के बारे में बता रहे हैं। आप सब लोगों ने एटलस ले रखा है। एक एटलस दे दो बबनी। बस बस। अब ये मैप में आपको ना 3 चीज रखना पड़ेगा, ठीक है। लाइव वाले सारे लोग देखिए, ये तीनों एक ही साइज का है कि नहीं तीनों। थोड़ा सा एटलस बड़ा रहता है, मजबूरी, उसका फार्मा अलग आता है। एटलस आप लोग को ये ले लेना है। इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों अवेलेबल है। अभी एक हफ्ते बाद हर स्टेट का एक स्पेसिफिक एटलस आ जाएगा। जैसे स्कूल में लड़के जो पढ़ते हैं, आपके छोटे भाई बहन, उन लोगों के लिए, जैसे कोई छत्तीसगढ़ में पढ़ रहा है तो उसके लिए छत्तीसगढ़ का स्पेशल छत्तीसगढ़ का एटलस। उसमें ना एक इंडिया का पॉलिटिकल और फिजिकल रहेगा, एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल फिजिकल रहेगा, बाकी सब छत्तीसगढ़ का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। वैसे बिहार का स्पेशल आ जाएगा, मध्य प्रदेश का, सबका आ जाएगा। लेकिन ये तो कॉमन है आप लोग को। लाइव वाले सब लोग के पास ये वाली बुक अवेलेबल है, एटलस। अभी भी कोई करमफोर है जो हाथ उठाइए जिनके पास नहीं है। कितने ऐसे करमफोर हैं तुम्हारा। हाँ ठीक है, कवर लगा के रख दी, बढ़िया है। हाँ, कवर लगा के रखना, फटना नहीं चाहिए। कौन है वो, ठीक रखा है तुम्हारा। तो हमारा बेवकूफ बनाएगा। तो आप लोग को ये वाला एटलस सबके पास है। जिसके पास ये नहीं है, करम फोर है वो। लो अपनी एटलस तो सबके पास है। अभी क्या है ना कि आपके प्रैक्टिस करने के लिए जो हम पढ़ाएंगे उसको लिखा हुआ ये मटेरियल यहां पर है। तो ये अवेलेबल बुक की आपको मार्केट में भी अवेलेबल है। लाइव वाले जिनके पास ये बुक अभी मार्केट में नहीं मिल रही है, आप लोग के लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये किताब आपकी पीडीएफ फॉर्म में एप्लीकेशन में ऑलरेडी अपलोड है। तो तब तक आप अपलोड वाले से ही पढ़ लीजिए, और जब ये आपके गांव तक पहुंच जाएगी तो इसको ले लीजिएगा, सस्ता पड़ जाएगा। क्योंकि गांव गांव तक ले जाने में दिक्कत होता है थोड़ा सा। अब ऑनलाइन में क्या, अंडमान निकोबार का लड़का है, हमारे पास अंडमान का 1 डीलर है। अब वो आएगा यहाँ से, फिर हमको डायरेक्ट अंडमान का भी नहीं, हमको यहाँ से किताब कलकत्ता पहुंचाना पड़ता है, कलकत्ता से फिर अंडमान जाता है। और वहाँ का लड़का है तो वहाँ पे तो 1-2 दिन काम चलाना लो। लेकिन ऑनलाइन का ये तो फायदा हुआ अंडमान से पढ़ रहे हैं। अब हम लोग को इंटरनेशनल ओटीपी भी मिल गया है। अब हम लोग ग्लोबल भी एडमिशन ले लेते हैं, बाहर से भी लड़का पढ़ता है हम लोग पास। तो अब आएगा, आने वाले समय में बाहर से भी पढ़ने आएगा, सो देखिएगा ना, अंग्रेज भी आएगा सो कुछ दिन में बहुत लूटा है सब। सबसे मजा आएगा, हमारी ख्वाहिश है कि एक बैच अंग्रेजों से भरा हो और हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएं। डलहौजी, जनरल डायर, मिंटो। अब भर भर पेट गरिया है, कान में से खून फेंक दे सब, नीचे बैठा के
पीछे बैठाना ठीक भी नहीं है, नहीं तो पता चला आधुनिक भारत पढ़ के उत्तेजित हो जाएगा, सो कह रहे तोरे चाचा रहो उन्होंने। तो ये मटेरियल है, इसमें लिखा हुआ है, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन भी है, लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो एक ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ये हो गया। ये ब्लैंक मैप है, इसकी जरूरत जब एटलस खत्म हो जाएगा, पूरी इंडिया का कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच जाएंगे, तब जाके इसमें आपको भरना होगा। ये सादा मैप, ठीक है, ये 2 बार आपके काम आएगा। इंडियन मैप पढ़ेंगे तो इंडियन वाला काम आएगा, वर्ल्ड मैप पढ़ेंगे तो वर्ल्ड वाला काम आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मतलब मैप को ऐसा बना देंगे नगना कि आप आंख बंद करके दुनिया घूम सकते हैं, पूरी दुनिया, इंडिया से लेकर। अभी इंडियन मैप पढ़ रहे हैं तो इसकी जरूरत आपको दोनों में पड़ेगी, लेकिन इसकी जरूरत इंडियन मैप जब खत्म हो जाएगा तब आप भरिएगा और फिर इसको रख लीजिएगा। फिर वर्ल्ड मैप जब पढ़ाएंगे तो वर्ल्ड मैप खत्म हो जाएगा तब भर दीजिएगा, उसको इजी रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिनके पास ये है वो पैरेलल चलते रह सकते हैं, जैसे राजस्थान पढ़ा दी हो, आपका मन आप भर लीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आपके पास टोटल कितनी बुक हो जाएगी एटलस की? 3 हो जाएगी, तीनों एक साइज की रहेगी और मजबूत बना दिए, फटने का नहीं तो पहले वो स्पाइरल वाले में दिक्कत होता था, ठीक है। ये 2 मटेरियल हो गया, एक तो मटेरियल हो गया और एक हो गया ब्लैंक मैप, और एक एटलस तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, ठीक है। या ये किसका, इसमें किसी का नहीं ना है? अब तो गर्मी का भी दिन आ गया जी, गर्मी लग रहा है आप लोगों को? एसी लगवा देना जी लोकल। हाँ, अरे उधर कैसे छोड़ देंगे, उधर ही बस लगवा देना, उधर लगेगा एसी और हवा इधर देगा, दोनों खुश, लड़का खुश हो जाएगा कि इधर तो एसी लगा हुआ है, और लड़की की ओर उधर से क्या करेगा, हवा है। लग जाएगा, अब अप्रैल से आप लोग का लग जाएगा, मार्च तक बर्दाश्त हो सकता है। अब थोड़ा बहुत गर्मी ठंडी इस सब के लिए बॉडी को भी एडजस्ट करने के लिए सीखिए। पसीना निकलना एक वरदान है आपका, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? नहीं तो दिन भर एसी में रहते रहेंगे ना, पसीना निकलना अपने आप में एक वरदान है। चलिए अब हम आते हैं, झारखंड आपको पढ़ाना था, थोड़ा बहुत आपको झारखंड के बारे में पढ़ा भी दिए थे, पढ़ाए थे ना। अब हमको आगे आना है, झारखंड से आगे, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ाना है। किसके बारे में? पश्चिम बंगाल के बारे में। झारखंड बचा हुआ है, पहले उसको कवर करेंगे, उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? पश्चिम बंगाल। चलिए आप लोग झारखंड का नक्शा खोलेंगे, एरिया देखिए यहाँ पे। झारखंड का निर्माण जो टूटा था, कितने, कब टूटा था? अरे डेट बोलो। 15 नवंबर सन 2000। 15 नवंबर सन 2000 झारखंड क्या हो गया? टूट गया, बिहार से अलग हो गया। यहाँ पे ये खनिज संपदा बहुत ज्यादा थे यहाँ पर। झारखंड का भौगोलिक नाम छोटा नागपुर का पठार है। इसमें कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार और रांची का पठार, 3 पठार से ये घिरा हुआ है। इन तीनों को हम बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार। हालांकि इसके 4 पठार हुआ करते थे, एक था गया का पठार। तो गया का पठार एक तो बिहार में आया और दूसरा गया का पठार रद्द हो गया है, अब घिस पीट के क्या हो गया है, खत्म हो गया है यहाँ पे। अब गया के पठार में जब हम आपको बीपीएससी में खनिज संपदा पढ़ा रहे थे चैप्टर, तो ये पठार पूरा डिटेल से बताए थे आपको। ये वाले एरिया में जब भी हम आपको जब बिहार का खनिज या बिहार का स्पेशल बताएंगे ना, तो उस थोड़ा सा अलग हटके हो जाता है, वो एग्जाम ओरिएंटेड हो जाता है। और उससे बीपीएससी में बहुत क्वेश्चन आ गया वहाँ पे, पायराइट कहाँ पे है, कहाँ पे खनिज संपदा कहाँ पे है, ग्रेनाइट की चट्टाने कहाँ है, ये सब चीज में। तो गया का पठार अभी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। एक पठार जो खत्म हो गया उसका नाम गया का पठार। कहेगा कौन सी पहाड़ खत्म हो चुकी है, तो अरावली की पहाड़। कौन सी पहाड़ी? अरावली की पहाड़ खत्म हो गया वहां पे। और बाकी बचा सब अरावली के पहाड़ वाला। तो देखिए ये दिल्ली है, दिल्ली और इसके अगल बगल का एनसीआर में इंफ्रास्ट्रक्चर काम बहुत ज्यादा होता है, अब वहां बालू और रेत की बहुत जरूरत है। तो पहाड़वा तूर के उसको जेसीबी से तोड़ के बड़ा बड़ा, फिर छोटा छोटा पत्थर बना के, फिर उसको क्रेशर मशीन में तोड़ के उसका बालू बना देते हैं। और वो बालू ये नदी वाले बालू के तुलना में ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जब मशीन से तोड़ा जाता है ना, उसमें नोकीलापन ज्यादा होता है। जितना नोकीलापन रहेगा उतने तगड़ा पकड़ेगा। हालांकि वो प्लास्टर के काम में उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन जोड़ाई के काम में फर्स्ट क्लास एकदम। प्लास्टर में ना जितना महीन बालू रहेगा उतना बढ़िया होगा। तो दिल्ली वाला और दिमाग लगाता है, कहता है प्लास्टर मारो इसी से, फिर मार देंगे पुट्टी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? मारा है सब 35 को पहाड़ तूर के बेच दिया सब।
अब वहां राजस्थान सरकार खोज रही है पहाड़ कहां गया। अबे ठेकेदार सबको दीजिएगा, ये को पहाड़ तूरने का, दूसरा का तूर तार के रद्द कर देगा, जब तक जगेंगे यहाँ पहाड़ था गायब हो गया, यहाँ पे खोजो कोने बिल्डिंग में उसका मसाला लगा हुआ है, यहाँ पे बेच दिया सब उसको तूर तार के पहाड़। ऐसा नहीं कि ये केवल बिहार की समस्या है, राजस्थान बिहार में भी बहुत सारा। अब शेखपुरा साइड में जाके देखिएगा, कितने लोग हैं शेखपुरा के, तो वहां पे देखिए गिट्टी बनता है आप लोग का, पहाड़वा तोड़ के क्या बना देता है, गिट्टी बना देता है। अब कुछ दिन में वो भी गायब कर देगा, सासाराम के एरिया में भी होता है। तो ये गया का पठार अभी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। छोटा नागपुर का पठार मेनली कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आपको भी हम जगह बता दिए थे कि निचला जगह का नाम है ये सिंहभूम। ये सिंहभूम के दो जिला, उत्तरी सिंहभूम जिसका मुख्यालय टाटा यानी जमशेदपुर, दक्षिणी नीचे चाईबासा, दोनों खनिज के लिए प्रसिद्ध है। रांची से सिंदरी तक इंडस्ट्रीज भरे हुए हैं सब, रांची, मुरी, सिंदरी। सिंदरी किस लिए, उर्वरक कारखाने की। यहां पे देखेंगे बोकारो, धनबाद और झरिया। बोकारो स्टील के लिए, धनबाद और झरिया कोयला के लिए, धनबाद और झरिया कोयला के। यहाँ कोडरमा जो है, ये हजारीबाग जो है, ये अवरक उद्योग के लिए, अवरक हजारीबाग से लेके कोडरमा तक अवरक के लिए प्रसिद्ध है। ये पहाड़ी कौन सी है भाऊ, राजमहल की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी, याद रहेगा। राजमहल की पहाड़ी के पास से ही गंगा नदी जो है दक्षिण की ओर घूम जाती है। एक रास्ता चला जाता है कहां पर, गंगा की मुख्य धारा चली जाती है बांग्लादेश में, और यहां से एक धारा निकल जाती है हुगली नदी। कौन सी नदी, हुगली नदी। इसका मतलब गंगा नदी झारखंड में अंदर प्रवेश नहीं करती है, झारखंड से टच होकर जाती है। अंदर प्रवेश कब मानते, जब झारखंड का कुछ गांव नदी के उस पार होता और कुछ गांव नदी के इस पार होता। तो गंगा नदी उस पार इस पार नहीं है, केवल टच होकर जाती है। तो ये कौन सा एरिया से टच होकर जाती है, साहिबगंज। जिला का नाम साहिबगंज, जिला का नाम साहिब, पहाड़ का नाम राजमहल के। अगर ये राजमहल की पहाड़ी नहीं रहेगी तो तमिलनाडु में ठंड के दिन में वर्षा नहीं होगा, क्योंकि जब मानसून लौटता है तो इसी राजमहल की पहाड़ी से क्या होता है, टकरा जाता है, और टकराने के बाद यहां जाके वर्षा करा देता है। ये पहाड़ी जिस दिन गायब होगा उस दिन तमिलनाडु में ठंड के दिन में वर्षा भी गायब हो जाएगा यहाँ पे। तो ज्योग्राफी में किधर का कनेक्शन किधर रहता है आप समझते ही है, सारी चीजें एक दूसरे से लिंकअप रहती है। तो झारखंड औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही मतलब खनिज संपदा से भरा हुआ है। लेकिन जब ये झारखंड बना तो उसके बाद यहाँ राजनीतिक अस्थिरता आ गई। कौन पार्टी की सरकार रहेगी, कब किसकी सरकार गिरेगी, इतना ना शुरुआती स्टेज में अनस्टेबल गवर्नमेंट रही कि जब गवर्नमेंट अनस्टेबल रहती है ना तो कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम या बहुत बड़े विकासात्मक काम को नहीं कर पाती है। अभी तो गवर्नमेंट स्टेबल है वहां पे, पिछले मतलब 5-7 साल से देखेंगे तो। लेकिन उससे पिछले का इतिहास देखेंगे, सन 2000 में बना और 2000 से लेके आप 2015 तक का हिस्ट्री देखेंगे, सरकारें उलट पुलट होते रहती है। जो झारखंड के प्रॉपर होंगे उन लोग को ज्यादा आइडिया रहता है, क्योंकि जो जिस राज्य का रहता है उसको राजनीतिक घटनाओं का वहां का ज्यादा आइडिया होता है। अब आपको क्या पता कि केरल में कौन सी राजनीतिक घटना हो रही है, लेकिन जो केरल के हैं उनको ज्यादा आइडिया है यहाँ पे। तो खनिज में वहां पे बहुत है, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां उतना नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं। हालांकि जब बिहार और झारखंड एक में थे तो बिहार के साथ इतना अच्छा केंद्र सरकार द्वारा मतलब क्या कहिएगा बेवकूफ बनाया गया, फ्रेड इक्वेरियम रूल लगा दिया गया कि कोई भी व्यक्ति झारखंड में बिहार में जब पहले तो एक ही रेट था, बिहार में जिस रेट में कोयला मिलेगा उसी रेट का कोयला आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा। कैसे, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। केरल में नारियल का पानी 5 रुपया और यहां आते आते 30 से 40 रुपया, 50। आप सीजन पे भी डिपेंड करता है, समझ में क्या। यहां पे अगर मान के चलिए एवरेज 10 रुपया लेते हैं तो यहां 4 गुना बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन लगता है कि नहीं लगता है। लेकिन कोयला के साथ ऐसा नहीं था। केंद्र सरकार कह रही थी कोई बात नहीं, आपको यहां से यहां ले जाने में जो बीच में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा वो हम दे देंगे, ताकि बिहार को चौपट किया जा सके। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो फ्रेट एक्वेरियम की वजह से कोई भी इंडस्ट्री बिहार में आई ही नहीं। रीजन क्या है, बिहार में आपको वर्कर मिलेंगे, स्किल वर्कर की बिहार में सबसे ज्यादा कमी है। यहाँ के वर्कर से आप 8 घंटा की जगह 12 घंटा काम करा लीजिए, कर देगा। लेकिन अगर आपको ये स्किल्ड वर्कर चाहिए, मतलब जो स्पेसिफिक काम कर सके, उसको बहुत कमी है यहाँ पर। आप कहिएगा एक हमको वेब डिजाइनर चाहिए यहाँ पर, ये क्या है भाई। कहिएगा घर पेंट करना है, देखिए धाए धाए मिल जाएगा आपको, धड़ाधड़ मजदूरी करना फटाक से मिल जाएगा, लेबर, कारपेंटर, बढ़ई, ये सब चीज। लेकिन जो
स्किल्ड वाला जो मॉडर्न वाला वो चीज की कमी है, और ये यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, स्किल्ड वर्कर वहीं मिलेंगे जहां से पूरे देश से लोग आए हों, क्योंकि स्किल हर अलग अलग जगह पे, जैसे दिल्ली और उसके आसपास का एरिया, नोएडा, गुड़गांव, एनसीआर, पूरी इंडिया से लोग वहां चले गए, फटाफट स्किल वाले वर्कर मिले, मुंबई में मिल जाएंगे। तो जितनी बड़ी कंपनी थी उन्होंने फैक्ट्री वहां लगा दी जहां पे स्किल वर्कर थे, लेबर बिहार से ही मिल जाते थे, और यहाँ का इक्विबेरियम रूल के हिसाब से उनको कोयला भी सस्ता मिल ही जाता था। अब दिक्कत क्या, ये चौपट हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ जाए, झारखंड का भौगोलिक महत्व भी आप समझ गए। झारखंड यहाँ पे किससे टच कर रहा है, इधर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। कितने राज्यों को टच कर दिया, पांच राज्यों को टच कर दिया। झारखंड एक स्थलबद्ध राज्य ये भी है, जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार है, इसके पास भी अपना कोई समुद्र नहीं है। तो कौन मार दूर है समुद्र, यहां से भेज दीजिए, कलकत्ता चला जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं। समुद्र का रोना रोइएगा तब तो पता चलेगा कि भारत में 9वें राज्य में समुद्र है, बाकी सबको तो कटोरा लेके बैठ जाना चाहिए। समुद्र का एडवांटेज है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है जिनके यहाँ समुद्र नहीं उनका विकास नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे देश है जिनके यहाँ समुद्र नहीं है। समझ में आएगी नहीं क्या, तो झारखंड समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं किधर, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका नाम पश्चिम क्यों हो गया, बांग्लादेश के विभाजन के कारण 1905 की घटना थी, हम आपको ये बता दिए थे, शुरुआती में ही आपको समझा दिए थे। मैथ के लिए कुछ उपाय बताइए सर, यूपीएससी में ऑप्शनल ले लिए हैं। देखिए, शुरुआत में हम लोग जब यूपीएससी बैच लिए थे तो हम लोग की प्लानिंग यही थी कि ऑप्शनल बैच हम लोग इसी में इंक्लूड कर देंगे, 7,500 में ऑप्शनल बैच भी इंक्लूड कर देंगे। लेकिन समस्या कब चालू हुई पता है, जैसे हम लोगों ने इसको पोल कराया, कोई कह रहा है सर हम फारसी लेना चाहते हैं, कोई कहता है हम उर्दू लेना चाहते हैं, कोई कह रहा है मैथिली लेना चाहते हैं, कोई कहता है ये लेना, मतलब 65 गो में से 65 गो ऑप्शनल उसको चाहिए, तब तो हमारा हालत खराब हो गया। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई आप ऑप्शनल की फी बहुत कम ही रहेगी, 2 से 3,000 के बीच में रहेगी, आपको जो ऑप्शनल लेना रहेगा। इससे क्या है कि बस इसका यूज होगा, मिस यूज नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आगे, नहीं तो कई को तो कुछ ले लेता था, अरे चलो इसी में ले लिया जाता है यहाँ पे। अब उतने टीचर रखने पड़ेंगे, और हम लोग के पास मजबूरी ये है कि टीचर रखने का मतलब है कि सबसे बेस्ट टीचर ही रहेंगे, बाकी गुड बेटर का जगह नहीं है। ऑप्शनल मैथ लिए हैं, उसका भी व्यवस्था देखा जाएगा। चलिए अब देखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पास हर वो चीज है जो एक देश चलाने के लिए होना चाहिए, हर वो चीज, वो एक राज्य है अपने आप में, पश्चिम बंगाल तो राज्य है ही है, लेकिन उसके पास हर वो चीज है जो एक देश चलाने के लिए होना चाहिए। जैसे समुद्र इसके पास अवेलेबल है, बड़ा बंदरगाह अवेलेबल है, बड़ा हवाई अड्डा अवेलेबल है, शिक्षा में ये बहुत आगे है, कृषि में चावल उत्पादन में सबसे आगे है, दार्जिलिंग चाय पत्ती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग का एरिया जो है पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। समझ में गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा है। रानीगंज यहाँ पे देखिएगा, आपका चितरंजन, दुर्गापुर, बर्नपुर, कलकत्ता, ये सब इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा हैं। आप मतलब इंडस्ट्री, एजुकेशन, दवाइयों के लिए, मेडिसिन के लिए, इंटरनेशनल व्यापार के लिए, वायु परिवहन, रेल में हावड़ा रेलवे स्टेशन, सियालदा रेलवे स्टेशन, कोलकाता रेलवे स्टेशन, मालदा रेलवे स्टेशन, बड़का बड़का रेलवे स्टेशन नाम सुने हैं, सब मिलेगा यहाँ पर। और पानी के लिए भी प्रसिद्ध है। वायु परिवहन, कलकत्ता का हल्दिया बंदरगाह, बिहार में जितना सामान आता है ना हल्दिया बंदरगाह पे उतरता है, अगर विदेश से आना होगा, यहाँ से पास पड़ता है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट के है, हालांकि डेवलप भी है यह एरिया बंगाल में, कोई ऐसा नहीं कि डेवलप नहीं। अंग्रेजों ने इसे राजधानी भी बनाया था। आगे बढ़े तो पश्चिम बंगाल में ज्योग्राफी के हिसाब से देखिएगा, यहाँ मैदानी क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, बाढ़ वाला क्षेत्र भी है, बर्फ वाला भी क्षेत्र है, हर चीज है इसके पास, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं, भालो अच्छे, बंगाल भालो, समझ में आ गया। अच्छा, बंगाल में लोग पानी को भी खाना ही बोलते हैं, जल खाबो, जल खाबो, जल, हाँ खाबेन,
अच्छा, वो इज्जत देने के लिए होता है खाबे, जैसे कोथा जाबेन मतलब कहाँ जा रहे हैं, कोथा जाबो कहाँ जा रहे हो, मतलब इसे बराबरी में होता है। हम लोग के साथ एक दो लड़के रहते थे बंगाल के और बड़े होशियार थे सब। ऐसे बात करना होगा तो हिंदी में करेगा सब, लड़ाई करना रहता है तो बंगाली में लड़ने लगेगा सब। हम लोग को समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा है सब, सुनने में आएगा बस, वो एक्सप्रेशन देख के समझ में आता कि हॉट टॉक हो रही है, बात गड़बड़ चल गई है। आप बड़ी होशियार होता है सब, ऐसे नॉर्मल बात में हिंदी में बतियाएगा सब यहाँ पे। और लड़ने के टाइम पे छोड़बो ना बदमाइश, आमी मंजोलिका, आमी जो तुम्हार अच्छा, स्टेपल फूड वहां का मछली है और चावल है, बहुत प्रसिद्ध है। जैसे बिहार का लिट्टी चोखा है। स्टेपल फूड किसे कहते हैं, जो किसी भी राज्य में हर जगह इजीली अवेलेबल हो। और वो जैसे मुंबई का वड़ा पाव, वड़ा पाव खाए, इंदौर में जाएंगे तो पोहा, पोहा बिहार में पोहा फेमस है नहीं है, लिट्टी चोखा है। अच्छा, यहाँ के लोग में रोजगार की कमी है तो भाई तो बाहर वाला चीज बस सीख के आ जाओ यहाँ पे। अब जैसे मान के चलिए बिहार में अगर कोई आ गया पोहा सीख के आ गया, यहाँ पे धीरे धीरे खिलाओ, 2-4 साल में लोगों की आदत लग जाएगी। कुछ को भी तो जो पढ़ा लिखा नहीं है कम से कम वो कमवा तो कर ले, वो भी नहीं करना चाहता। पंजाब में जाके देखेंगे ना तो अरे वो मक्का बटर तो है ही वहां पे, छोले कुलचे दिल्ली से पंजाब तक, छोला और कुलचा पूरा दिल्ली से पंजाब तक के लोगों को बहुत पसंद है, इजीली अवेलेबल होता है। महाराष्ट्र में जाइएगा तो एक तो पाव होता है, पाव रोटी, उसको बीच से काटेगा और उसमें आलू चॉप भर देगा, एक आलू का पकौड़ी, उसको वड़ा बोलेगा। उसको क्या बोलेगा, वड़ा, वड़ा रख दिया, दाब दिया, खाइए। हाँ, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब उसमें कुछ भी आप सुधार करते रहिए, कुछ पकौड़ियाँ छान के डाल देता है कोई, कैसे अब सुधार करते रहिए, लेकिन वो फेमस है। वैसे बंगाल का क्या है, चावल है, मछली है। अब बंगाल को बताइए किधर से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किया जाए, ऊपर से कि इधर से? आप लोग नक्शा में सबसे ऊपर देखिए सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग सबसे ऊपर बंगाल में, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। बंगाल का सबसे ऊपर में जाके देखिए सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। ये सिक्किम से सट के है, दोनों पहाड़ी एरिया है, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। नहीं मिला? किधर है? हाँ, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। देखिए सिलीगुड़ी दार्जिलिंग दोनों पहाड़ी एरिया है। पहाड़ी एरिया की वजह से यहाँ पर्यटक बहुत ज्यादा जाते हैं, स्पेशली दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। वहां नहीं देखेंगे पहाड़ पे से ना ऐसे पैराशूट लगा के और कूद जाएगा सब यहाँ पे, नहीं समझ, यहाँ कहाँ कूदिएगा, कोनो लॉज के ऊपर गिरिएगा, फिर पकड़ के धोएगा। गर्ल्स हॉस्टल पे कैसे कूदा रहे तुम? नहीं समझ में आ गया? ऊपरा कूदिएगा तो देखिए कौन बतियाएगी, रुको जी कोई कूद गया छत। ऊपर जा बतियाते रहती है सर, काज ने कौन सी बतियाती है सब बकल लिया से यार, इतना क्या बतियाती है, लड़का सबको डिस्टर्ब करके रख देती है। लड़का ज्यादा नहीं बतियाना चाहता, वो लबे घिंचबे करती है वहां पे, नहीं। आज लड़का लोग बता तुम लोग ज्यादा बतियाना चाहता है, मजबूरी में झेलता होगा सब, उन्हें बोला है नहीं, फिर देखे 2 मिनट हो गए, हाँ ठीक है। सुनबो नहीं किया है वो। तो हमारे यहाँ पैराशूट से कूदिएगा कहाँ? लड़की लोग को आप लोग समझ में आ रहा है? ज्यादा नहीं बतियाना है। चलिए आगे समझते। ये ह्यूमन मेन टेंडेंसी होती है। आप लोग कभी खाली बैठिएगा ना तो एक चीज हमेशा याद रहेगा, यहाँ LIC क्या कहता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद। KGS क्या कहता है, नौकरी के पहले भी नौकरी के बाद भी। समझ में आ गया कि नहीं? आदमी लोग जो मेन होता है, मैन उसकी मेंटेलिटी होती है, उसका ज्यादा उसको बतियाने वाला आदमी नहीं चाहिए। और उल्टा होता है लड़की लोग में, उनको बहुत ज्यादा केयर करने वाला बतियाने वाला चाहिए। और यही हो गया, रेगिस्तान में पानी खोजोगे, उसको ज्यादा बतिया। आप लोग को बताइए कोई लड़का बोलो जिसको चाहिए 2 घंटा दिमाग चाटने वाला आदमी, और लड़की को बोलो इन सबको क्या चाहिए, 3-4 घंटा बतियाए एकदम। हाँ है यहाँ पे 2 घंटा बतियाएगी कि अच्छा रुकिए हम पकौड़ी छान के लाते हैं। पकौड़ी छान। हमारे दोस्तों में ना जिसकी जिसकी शादी हुई है सब कहता है यार ही पकौड़ी के चक्कर में 2 घंटा लॉस होता है। तो देखिए पर्यटक क्षेत्र ज्यादा कहां पे है, पहाड़ी एरिया में ही होता है पर्यटक। अच्छा, जो पहाड़ी एरिया के रहने वाले ना, अगर आपको हमेशा पहाड़े पे बसा दिया जाएगा ना, बड़ी दिक्कत होगा आपको।
मतलब वो घूमने के लिए ही ठीक है, जाइए उत्तराखंड वगैरह या कश्मीर घूमने के लिए ठीक है, 2 साल रहना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगा वहां पे, आप हैबिचुअल नहीं है। तो दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के, स्पेशली दार्जिलिंग, वहां चाय पूरी दुनिया का प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग की चाय पूरी दुनिया में फेमस है। कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई विदेश से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आते हैं ना, तो हम लोग के राष्ट्रपति कभी कभी उन्हें दार्जिलिंग की चाय गिफ्ट देते हैं कि लीजिए 1 किलो लीजिए। कैसे जाता है लोग गाँव में, तो लोग एगो कोहड़ा तूर के दे देता है, हमने हमरे खेत का है, कोहड़ा ले जाइए आप। तो वैसे हमारे यहाँ अगर कोई विदेशी मेहमान आता है ना, तो कोहड़ा तूर के दीजिएगा उसको, तो बढ़िया से 1-8 किलो दार्जिलिंग की चाय पैक करा के दे दीजिएगा, क्योंकि दुनिया में प्रसिद्ध है दार्जिलिंग की चाय। सिलीगुड़ी जो है रेलवे का बहुत बड़ा डिवीजन है, जंक्शन है रेलवे का यहाँ पे, और उसके बगल में न्यू जलपाईगुड़ी भी है, न्यू जलपाईगुड़ी, NJP, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी मिल गया? न्यू जलपाईगुड़ी नहीं मिला? ये रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है यहाँ पे, रेलवे न्यू जलपाईगुड़ी, ट्रेनें वगैरह खुलती होंगी, आप लोग देखे होंगे। ये तीनों जगह कहां पर है? ये पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार आप कह सकते हैं, यहां से आप पूर्वोत्तर भारत की एंट्री खुलती है। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार के तौर पे 3 शहर, कौन कौन? दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे का जंक्शन बढ़िया से हो जाएगा, दार्जिलिंग चाय और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, सिलीगुड़ी यहां पर हो गया। अब देखिए सिलीगुड़ी से पास अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ चाइना है, यहाँ भूटान है, यहाँ ये है। सिलीगुड़ी में भारत सरकार ने एयरफोर्स का बहुत बड़ा अड्डा बना दिया है, बागडोगरा एयरपोर्ट। कौन एयरपोर्ट? बागडोगरा, बागडोगरा एयरपोर्ट है वहां पे, एयरफोर्स का है। जहां कुछ टेटा होंगे ना, यहां से देखिए, देखिए नेपाल तो हम लोग को कुछ बोलेगा नहीं यहाँ पे, नेपाल में कहां से कोई कभी आले झगड़े नहीं हुए हैं। भूटान की सुरक्षा हम ही लोग करते हैं, ये बोलेगा सुतल आंख वाला। चाइना जो है यही कुछ नौटंकी करेगा यहाँ पे। चाइना बहुत ज्यादा ही सरवाइव नहीं कर सकता है, समझ में आ गया कि नहीं? बहुत ज्यादा नहीं सरवाइव कर सकता, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट देश है। कम्युनिस्ट देश में जनता के हर जरूरत का ख्याल सरकार रखती है, और ये तभी पॉसिबल है जब सरकार के पास पैसा हो। जिस दिन सरकार का पैसा गिरेगा, जनता का ख्याल छूटेगा, फिर जनता बगावत पे उतरेगी। और जिस तरह से सोवियत संघ टूटा था, उसी तरह से ये भी टूटेगा। अभी नहीं टूटेगा क्योंकि अभी इसके पास बहुत पैसा है। गलती इसने ये किया है कि पैसा कमाने का जो इसने रास्ता बनाया है वो गलत बना लिया है। चाइना को पैसा आता है मैन्युफैक्चरिंग से, किसी चीज को बना के, समझ में आ गया? तो मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में भी सस्ता बन रहा है, फिलीपीन में भी सस्ता बन रहा है, ताइवान में भी सस्ता बन रहा है, थाईलैंड में भी बन रहा है। कोई ना कोई देश आने वाले समय में रिप्लेस कर देगा, सस्ता महंगा रिप्लेस हो जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था नहीं गिरेगी। हमारे यहाँ लोग बनाने के लिए फेमस नहीं है, काम करने के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट अपना सॉफ्टवेयर बना दिया और उसके इंजीनियर खोजना है भारत में, यहाँ तो ऐसा ऐसा बैठल से गूगल को हैक कर लेता है। अब बताइए ना, वहां पे गूगल को हैक कर लिया, गूगला परेशान हो गया, जा गई लो सब चीज। गूगल मैप गड़बड़ है, किसी को गड्ढा में कूदा देगा हैक करके। अगर गूगल मैप हैक कर लिया किसी को, रास्ता आगे जा रहा है, दाएं मोड़ के गड्ढा में कूदा दो, वो तो कभी अभियो घुसा देता है इधर उधर तबेला उबेला में। तो ये एरिया समझ में आ गया, बहुत प्रसिद्ध एरिया। यहां से हम लोग की एंट्री किधर से हो जाती है, लेकिन यहां गड़बड़ हो गया है। यहां 18 से 20 किलोमीटर ही इस एरिया की चौड़ाई है, 18 किलोमीटर। ये बस इतना पतला है, जरा ध्यान से देखिए तो। इधर बांग्लादेश, ये देखिए ध्यान से, ये बांग्लादेश और ये नेपाल। इसलिए इसको मुर्गी का गर्दन कहते हैं, चिकन नेक। बड़ी पतला होता है मुर्गी का गर्दन, पूरा शरीर इधर, ठोड़, गर्दन। समझ में आ गया कि नहीं? चिकन नेक कहने का तरीका, भारत को कोई चिकन थोड़ी कह रहा है, तो चिकन नेक कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? इसी को हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। क्या कहेंगे? सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। चाइना की नजर इसी पर है कि अगर हम इसे काट देंगे तो हम आराम से भारत के इस पूरे 7 राज्यों को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। इतना आसान समझ ले, प्याज काट रहा है तुम, काट देंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां से पटना कितने दूर है? 1 हफ्ता छुट्टी दिया जाएगा, लड़का लड़की सब चलेगी लड़ाई में। लड़का सब मार मार लाएगा, सब आप लोग को हैंड ओवर कर देगा। तुम लोग मारना उसको 1 हफ्ता में, अचार बना के।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम समझ में आ गया कि नहीं? हाँ बढ़िया से आप भारत को 1962 समझे, जवाहरलाल नेहरू। देखिए दिक्कत क्या हो गया, आप कभी गौर कीजिएगा, दूसरे को सलाह देना बड़ा इजी होता है। आप कभी लाइफ में ऐसे आदमी से लड़ाई लड़े हैं जिससे आपको पता है कि इससे लड़ना नहीं, हम इससे नहीं जीत पाएंगे? ऐसा कभी हो जाता है छोटा मोटा गांव के लड़ाई में, जैसे विधायक से लड़ाई हो गया, आप उसको ज्यादा जवाबे नहीं दे पाएंगे। समझ में आ गया? जैसे पुलिस दरोगा है, आपको बिना मतलब आपको पीट दिया, आप नहीं जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि अभी इसको मारेंगे तो हमारे ऊपर उल्टे केस हो जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है। आप पुलिस वालों को भी समझिए, वो ट्रैफिक पुलिस उसको लगाया है 2 घंटा से धूप में उजरल है, आपको मोटरसाइकिल रोकवाएगा, आप भागने की कोशिश करेंगे और दौड़ा के पकड़ के चाबियां निकालेगा तो आप नियम बतियाएंगे कि चाबी निकालने का अधिकार नहीं है, तो आपको भागने का अधिकार था, बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का अधिकार है। तो आप नसीहत तब दीजिए ना जब आप फॉलो कर रहे हैं। आप हेलमेट प्रॉपर पहने हैं, सब कुछ प्रॉपर पहने हैं, अगर पुलिस बैरिकेटिंग लगाई है, ऑटोमेटिक जगह गाड़ी रोक दी कि सर मेरे पास सब कुछ है, तो उस सबका दिमाग अपने झनकल रहता है। और पुलिस वालों की मुलाकात अच्छे लोगों से तो होती नहीं, सुबह से शाम तक उन सबको चांडालों से ही मुलाकात होती। वो बेचारों का मेंटल लेवल अजीब, पूरा परेशान रहते हैं। उनकी स्थिति जाके देखिए, जिस दिवाली, छठ और होली में आप खुशियां मनाने घर में जाते हैं ना, वो दिन वो सड़क पे खड़ा होकर ड्यूटी करते हैं। वो सब नहीं परेशान रहता है, सब नहीं मिलती उनकी छुट्टी, और त्योहार में तो भूल जाए वो लोग, उस दिन उनको ओवर टाइम करा देगा और खटिए ड्यूटी पे आप, तो बेचारे परेशान होते हैं। आप लड़ेंगे उनसे? नहीं। यही मनोभावना उस समय नेहरू की हो गई थी। उनको पता था कि वो चाइना से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि आजादी हुए कितना दिन हुआ ही था, हमारे सैनिकों के पास बूट नहीं था, कैनवास कपड़ा वाला जूता पे लड़ने गए थे, ठंडा में पैर जम जाता था, बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थी, तो लड़ ही नहीं सकते। तो नेहरू को यह लग रहा था कि जल्दी से जल्दी झगड़े को कम किया जाए, बातचीत के मामले पे सुलझाया जाएगा। जबकि एयरफोर्स कह रही थी कि चाइना के पास उस समय एयरफोर्स नहीं थी, हमारी एयरफोर्स मजबूत थी, आज भी हमारी एयरफोर्स उनको धो देगी। रीजन क्या? उस साइड पहाड़ है, पहाड़ है तो आपको पहाड़ के ऊपर अपनी जहाज उड़ाना पड़ेगा, तब यहां लाना पड़ेगा। पहाड़ के ऊपर ऑक्सीजन नहीं रहता है, और आपको पता है कि किसी भी इंजन को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। वो का जहाज के इंजन में हाँफ जाता है, कभी कभी ठंडी में कैसे मोटरसाइकिल ऑन की जगह दुख दुख करता है, इसे वो का जहाजिया दुख दुख करने लगता है, कहते रे भाई रे आराम से आराम से, कहते वापस चलो यहाँ पे। हम लोग के साइड में उतना ऊंचा पहाड़ है नहीं यहाँ पे। तो नेहरू ने उस समय ऑर्डर ही नहीं किया, किस चीज के लिए? एयरफोर्स। अच्छा, नेहरू को आप कितनों गरिया दीजिए, लेकिन अभी बताइए, क्या चाइना अभी भी जो गलवान में किया वो सही था? नहीं सही था। हिसाब सबका होगा, हिसाब सबका होगा, किसी को भूला नहीं जाएगा। हाँ, जितना देर लगेगा ब्याज उतना ज्यादा चुकाना पड़ेगा, ये वो लोग याद रखें। हम लोग छोड़ने वाले हैं जी, हाँ हम लोग कभियो नहीं छोड़ते। हम लोग के यहाँ तो यहाँ तक याद रहता है कि बुआ के बियाह में फूफा फलाना आदमी आए थे तो कितना रुपया न्योता लिखवाए थे, आदमी उनके बियाह में उतने दे देता है। कई को तो ऐसा नहीं सुन रहता है सर कि जौन साड़ी आप दिए रहेंगे रख ले रहेगा, स्टिकर नोच के दूसरा नाम चिपका के फिर वही आपको पहुंचा देगा। ले ससुरे, हम लोगों से हमारा जमीन छीन लेंगे लोग। अरे गनीमत कहा कि बॉर्डरवा पे उस एरिया में हम बिहार वाले नहीं थे लोग, ना तो चिपरी पास पास कई को पहाड़ कब्जिया लेते लोग। यहाँ चिपरी हम लोग पास दिए, अपना हो गया, चिकन नेक काट देंगे यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं? चिकन नेक काटेंगे। अरे भारत सरकार को यहाँ बांध बना के रेडी रहना चाहिए। यहाँ पे चिकन नेक काटने आएंगे, यहाँ से कोसी नदी मोड़ दो, दह जाएंगे सब। यार कहां से खोल दिया सब बाढ़ का पानी। अब बांध रहेगा तो हमारा कंट्रोल रहेगा, जब दह जाए सब तो रोक दो। पूरा दहवा देंगे तो हम लोग को भी तो दिक्कत होगा जाने में, दह जाए सब तो रोक दो। यहाँ पर भारत को आके लोग काटेंगे चिकन नेक करके, यहाँ पे हम लोग बना के इन लोग को चिकन फ्राई कर देंगे लोग। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक रियल में भारत के लिए एक सर दर्द है। तो इसलिए भारत सरकार कोलकाता बंदरगाह को यहाँ पे सितवे बंदरगाह से जोड़ रही है म्यांमार के। तो यहाँ से पानी वाली जहाज पे लगाएगा टैंक, तोप, 5 से 10 हजार फौजी। कहाँ चले गए? सितवे बंदरगाह। और यहाँ कालादान नदी है, यहाँ से बनाया जा रहा है यहाँ तक के लिए सड़क, हाईवे। तो मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बनाया जाएगा। तो यहाँ से बंदरगाह यहाँ पे, फिर यहाँ से नदी कालादान नदी में, और फिर यहाँ से हाईवे। आओ ससुरे, तुम यहाँ से आओगे मार। अब भारत अभी भी लगभग 2.5 से 3 लाख फौज इधर रखे हुए हैं,
2.5 से 3 लाख फौज ऑलरेडी इधर है। उनके 6 महीना लड़ने के लिए हथियार, राशन, खाना पीना सब ऑलरेडी है। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे 50 से 60 फौजी मिले थे, सब गलवान घाटी में घुसे थे सब, और रात 2 बजे तरतरा दिया था सब बिहार और सिख रेजिमेंट वाला। हम लोग के यहाँ तो ऐसे अनहार में मार कर देता, तरतरा दिया था। अच्छा, यहां अगर सप्लाई रोक भी देंगे तो एयरफोर्स क्या करके बैठेगी चुपचाप? है राफेल हम लोग काय लिए लाए हैं लोग, इसका जो बम रखा गया दिवाली में छोड़ेंगे लोग? तो इधर 3 शहर हैं, हालांकि ये जरूरी है हम लोग के लिए, ये एरिया में चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षा। लेकिन नेपाल को हम लोग मना के रखे हैं लोग। नेपाल एक बार मन बढ़ गया था उसका कि हम यहां पे चीन को अड्डा देंगे। यहां पे भारत सरकार ने सड़कें बंद कर दिया। अब लो, नेपाल में हालत ये हो गया कि पेट्रोल भी भारत से जाता है, खाने पीने की सामानें, नेपाल को कुछ भी खरीदना होता है वो कलकत्ता बंदरगाह पे ऑर्डर करता है और यहां से ट्रक से लाद करके रक्सौल होके जाता है। भारत बंद कर दिया। ये हाल हो गया कि नेपाल की सरकार ओपनली पब्लिक में आके बोली थी कि जो भी हवाई जहाज काठमांडू एयरपोर्ट या कहीं आ रहे हैं अपना वापस जाने का फ्यूल लेके आना, वरना यहीं सड़ जाओगे। ये हालत हो गया था। अब कहेंगे कि इधर से क्यों नहीं चाइना पहुंचा दिया था? पहाड़ है यहां पे। अगर यहां पहाड़ है, यहां 10 रुपया किलो आलू को सप्लाई कीजिएगा, नेपाल में पहुंचने में 250 हो जाएगा। आप खुद से सोच के देखिए, आपको पहाड़ के वो पार जाना है, वो भी हिमालय पहाड़ और तिब्बत के पठार को छोड़ के, कितना किराया लगेगा? एगो नदी पार करने में हालत खराब हो जाता है आप लोग, पहाड़ तो बहुत बड़ा चीज हो जाता है। नेपाल कहा कि ठीक बात नहीं है। मोदी जी कहें कि देख बाबू, हम कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब नेपाल कहा कि मोदी जी चाइना उना को हम लोग नहीं देंगे। ऐसे बात चली थी, कहा कोई बात नहीं, हम लोग भी रास्ता बंद नहीं करेंगे। ऐसे बात चली थी, रास्ता खुल गया। यहां पे दुनिया में कोई भी इंसान राष्ट्र के बाद ही आता है, चाहे घर के माता पिता भी क्यों ना हो। अगर राष्ट्र में बाधा बनते हैं तो आप भी राष्ट्र के बाद ही आते हैं। यहाँ पर हम लोग का यहाँ चिकन एक सीधाने ले आके बैठाएंगे हम लोग यहाँ पे नेपाल में। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत नहीं? ये एरिया यहां से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये तो सिक्किम पूरा पहाड़ है। यहां से एक नदी जाएगी, तीस्ता नदी। देखिए ध्यान से, तीस्ता नदी देखिए, तीस्ता नदी मिला फिजिकल पॉलिटिकल दोनों में। मिल गई तीस्ता नदी। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी मिल गई। नदी का नाम तीस्ता नदी। तीस्ता नदी पे भारत ने बहुत सारे बांध बना दिए, और तीस्ता नदी पे बांध बनाने से गर्मी के दिन में ये तीस्ता नदी का पानी बांग्लादेश में जाता है तो इतना कम पानी जाता है कि लगभग वहां 25 से 30 हजार गांव, छोटा मोटा नहीं, कई हजार गांव मतलब प्रभावित हो जाते हैं। गांव छोटे छोटे होते हैं, नदी के पानी पे आश्रित होते हैं, तो सूखा पड़ जाता है। और यही नहीं, बरसात के समय में ज्यादा पानी जाने की वजह से दह जाता है सब। तो अभी भारत सरकार के बीच और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी को लेकर जल विवाद है। भारत सरकार को भी ये विवाद जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एक फिक्स रेशियो बना देते हैं, या हम आपको 40% पानी या 50% पानी दे देंगे, चाहे गर्मी का दिन हो चाहे बरसात का दिन हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस वजह से, लेकिन फिर वही राजनीतिक मामला, क्योंकि बॉर्डर का मामला है, यहाँ चुनावी मुद्दा बन जाता है, हम तीस्ता का पानी क्यों देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? राजनीति उटपटांग चीज हो जाता है। तो ये एरिया आप लोग को समझ में आ गया। तीस्ता जल विवाद समझ में आ गया। सिलीगुड़ी, बागडोगरा, न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग समझ में आ गया। समझ में आ गया? चिकन नेक भी समझ में आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिएगा भारत एक जगह और पतला हो जाएगा। एक तो यहाँ पतला हुआ, फिर यहाँ पे पतला हो जाएगा। देखिए यहाँ फिर एक तो पतला हो गया, एक तो यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। तो ये वाला दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है? यहाँ बांग्लादेश से हम लोग का विवाद नहीं चलता। बांग्लादेश के जन्म देने में हम ही लोग हाथ दिए, और हम ही लोग के लड़ाई, मुक्ति वाहिनी सेना लड़ थोड़ी सकती थी। हम लोगों ने हथियार दिया, सब कुछ मार के तहस नहस करके उड़ा दिए लोग उसको। किसको? पाकिस्तान को। इसका पूर्वी पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान का था। समझ में आ गया कि नहीं? पाकिस्तान का था और चल गया यहाँ पे। पाकिस्तान के लोगों को अभी भी नहीं लगता कि उनको लगता है अभी भी वो कश्मीर ले लेंगे। कश्मीर के मुद्दे को वो लोग धार्मिक मुद्दा ज्यादा दे देते हैं। धार्मिक मुद्दा आने की वजह से मामला थोड़ा सा क्या हो जाता है, गर्म आ जाता है। किसी भी पाकिस्तान के
नेता का भाषण दीजिएगा, बीच में धर्म जरूर लाएगा। इंशाअल्लाह हम कश्मीर को वापस लेंगे। सीधा बोलो ना, कश्मीर को वापस लोगे। हम लोग कभी बोलते हैं भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से हम कश्मीर वापस लेंगे, सुदर्शन चक्र मार देंगे, बोलते हैं कभी? नहीं। पता है कि हम लोग में भगवान ही छोट मोट मैटर में नहीं आते, इसको तो हम ही लोग निपटा देंगे। छोट मोट मैटर में भगवान को लाया जाता है जी, हम ही लोग निपटा देंगे। आप वो जानबूझ के लाता है, किस लिए? धार्मिक मुद्दा देने के, बिना मतलब के चीजों। अब यहां जो पतला हुआ है, यहां देखिएगा जगह मिलेगा फरक्का और मालदा, मिल गया? फरक्का और मालदा, फरक्का और मालदा। रेलवे का बहुत बड़ा डिवीजन है फरक्का मालदा डिवीजन। हाँ, मालदा डिवीजन हो गया। यहां पे हो गया कौन जगह? फरक्का। फरक्का में आप ध्यान से मेरी ओर देखिएगा, इधर देखिए, ये गंगा नदी है, सब लोग ध्यान दीजिए, बिहार के बीचों बीच से निकली और यहां से चली गई बांग्लादेश। इसकी शाखा एक निकली हुगली नदी। इस हुगली नदी पे कौन सा बंदरगाह? कलकत्ता बंदरगाह, जिसे हल्दिया बंदरगाह भी कहते हैं। हल्दिया बंदरगाह समुद्र में नहीं है, याद रखिएगा, नदी पे है। इतनी विशाल नदी है। यह नदी किसकी शाखा है? गंगा नदी की शाखा। यह शाखा बंगाल के मालदा में किस जगह से निकलती है? फरक्का से। अब यहां दिक्कत ये हो गया कि नदी तो नदी है, समुद्र तो है नहीं, नदी की गहराई ज्यादा है, लेकिन नदी में कचरा इतना ज्यादा है कि वहां पे कचरा जमा हो जाता है, तो पानी वाली जहाजें आके फंस जाती हैं। अब उस कचरा को निकालने के लिए जरूरी ये था कि इसमें तेज बहाव से पानी छोड़ा जाए ताकि कचरा वाले जाके उलाट दे। इसलिए इस फरक्का में एक बांध बनाया गया, फरक्का डैम, फरक्का बैराज। और यह फरक्का बैराज से पानी को हुगली नदी में तेजी से छोड़ा जाता है ताकि यह कचरा चला जाए समुद्र में और बड़ी जहाजें आके लग सके कलकत्ता बंदरगाह में। तो फरक्का बैराज बनाने का मुख्य रीजन समझ में आ गया? हुगली बंदरगाह पे जमा हो रहे गाद को समुद्र में गिराना। वहां पे फरक्का जो जगह है, फरक्का जो जगह मिल गया, फरक्का फरक्का में बांध है और वहीं पर बिजली बनता है एनटीपीसी का, कोयला से, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी से बिजली बनता है। फरक्का में बिजली बनता है। आप में जितने लोग फरक्का होके गए होंगे, फरक्का स्टेशन से, उसके ऊपर से ट्रेन जाती है, फरक्का बैराज के ऊपर से ट्रेन जाती है। कोई है उस एरिया का फरक्का, या कभी गए हैं लोग उस एरिया से? तो उस एरिया से आपको ट्रेन जाती होगी पुल के ऊपर से। और जब पुल का फाटक खुला रहता है, पानी इतना तेज गिरेगा ना कि ट्रेन की आवाज नहीं सुनाई देगी, फिर ट्रेन का झंझन नहीं सुनाई देगा, पनिया सुनाई देगा, इतना तेजी से पानी गिरता है और सब कचरा को क्या कर देता है? बाहर कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फरक्का बैराज समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? फरक्का बैराज या फरक्का डैम। आगे बढ़ जाए। मालदा रेलवे के लिए प्रसिद्ध है और मालदा के एरिया का आम बहुत प्रसिद्ध है, मालदा आम। समझ में आ गया? बिहार में सबसे ज्यादा लोग इसी आम को पसंद करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी स्टेट में अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग वहां पे, तो मालदा का एरिया आम वगैरह के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसी को दिक्कत? मालदा से इस साइड में नीचे देखिए मुर्शिदाबाद। बंगाल की पहली राजधानी मुर्शिदाबाद ही थी। बंगाल की पहले राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद। मिल गया? मालदा के नीचे क्या मिलेगा? मुर्शिदाबाद। बंगाल की प्रारंभिक राजधानी मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे। मुर्शिद कुली खान ने, उन्होंने क्या किया था? स्थापित किया था। ये जगह मिल गया मुर्शिदाबाद। किसी को कोई दिक्कत है मुर्शिदाबाद में? मुर्शिदाबाद के नीचे देखिएगा बैरकपुर। मिल गया? बैरकपुर छावनी नहीं मिली? मुर्शिदाबाद के नीचे बैरकपुर नहीं मिला? बरहमपुर, उसके नीचे देखिए बैरकपुर नहीं मिला? नहीं मिला? अच्छा, तो उसी को बैरकपुर, बरहमपुर है। हाँ, तो बैरकपुर छावनी वही है आपका। तो वहां पे किसे फांसी दिया गया था? मंगल पांडे। बैरकपुर छावनी में फांसी किसे दिया गया? किसे? मंगल पांडे। मंगल पांडे को क्या किया गया? फांसी दे दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं? बैरकपुर छावनी में किसे फांसी दिया गया? मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। उसी के बाद 1857 की क्रांति शुरू हो गई। 1857 की क्रांति चालू हो गई। कहां पे? मंगल, बैरकपुर की छावनी में फांसी देने की वजह से। मिल गया बैरकपुर। वहां मिले कलकत्ता। आज ये कलकत्ता किस नदी के किनारे? मिल गया कलकत्ता। किस नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे है कलकत्ता। नहीं मिला? हुगली नदी के किनारे कलकत्ता।
कलकत्ता शहर की स्थापना डिजाइन ही जॉन चार्नक ने किया। किसने किया था? जॉन चार्नक। 1912 में राजधानी को कलकत्ता से उठा के कहां भेज दिया गया? दिल्ली भेज दिया गया। कलकत्ता से उठा के कहां भेज दिया गया? दिल्ली। राजधानी कलकत्ता थी पहले। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल है, बिरला प्लानिटोरियम है, कलकत्ता का सबसे फेमस हावड़ा ब्रिज है जो हुगली नदी पर बनाया गया। इस कोना से उस कोना के बीच में एक भी पिलर नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? उस समय की इंजीनियरिंग का ये बहुत बड़ा मिसाल है। कहानी एक से एक प्रसिद्ध है कि कोई चाबी था, फेंक दिया नदी में, कलकत्ता अंदर का खुलता था चाबी से। एक से एक कहानी गांव में फेमस है। ऐसे फेमस कर दिया गया कहानी को कि पेंसिल के छिलका को दूध में डालो रबड़ बन जाता है। सुने? बस ये भी वही टाइप का है। कुछ गौवा में ना कोई चीज बड़ी फेमस कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं? मोर के पंख को चाक खिलाता था। चलिए, कलकत्ता बंदरगाह समझ में आ गया। कलकत्ता शहर सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय। कलकत्ता के हावड़ा बंदरगाह, हावड़ा नदी के पुल का नाम बदल के रविंद्र सेतु कर दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र सेतु कर दिया गया। कलकत्ता ब्रिज का नाम चेंज करके वहां पे आगे बढ़ जाए। कोलकाता समझ में आ गया। अब कोलकाता जो है ना, नदी के ओ पार है। नदी के किस पार है? उस पार है। अब ये इतनी बड़ी नदी है, मेरी ओर ध्यान से देखिए लो, याद देखिए, ये कलकत्ता नदिया के ओ पार है। अब ये इतनी चौड़ी नदी है कि उस समय ट्रेन नहीं जा सकती थी नदी के उस पार। अंग्रेजों ने जो पुल बनाया, उनके समस्या ये था कि इस पुल के नीचे से पानी वाली जहाजें जाती थी, इसलिए उन्हें पाया नहीं देना था। अब अगर पाया नहीं दीजिएगा, दुइये को पाया, एगो इस साइड एगो इस साइड, तो पुल उतना मजबूत नहीं होगा जो ट्रेन का लोड रोक सके। अब ट्रेन जा नहीं सकती, तो ट्रेनवा को इसी साइड रोक देता है। इसका नाम है हावड़ा जंक्शन। इसका नाम क्या है? हावड़ा जंक्शन। ओ पार वाला कलकत्ता सियालदा, कलकत्ता या सियालदा। तो हावड़ा से जो ट्रेन निकलती है ना, वो इस तरह से चली जाती है, गया होके दिल्ली चल जाती है। और कलकत्ता सियालदा वाला यहां से फरक्का जाएगी, या फिर फरक्का का पुल पार करके ऐसे निकलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, जो ट्रेन कलकत्ता जाएगी हावड़ा नहीं जाती है, जबकि हावड़ा स्टेशन वहां ऊपर देखेंगे नदियों पर कलकत्ता, और पार से इन्हें देखेंगे तो हावड़ा। इतनी चौड़ी नदी है। उस समय की समस्या ये थी, यहाँ पर चौड़ी नदी है, पानी वाली जहाजों का भी आवागमन बंद हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हावड़ा कोलकाता एक के है, नदिया का क्या है अंतर है? जैसे पटना हाजीपुर, पटना और हाजीपुर बीच में क्या है? नदी की। सेम यहाँ से ट्रेनों को घुमा दिया जाता है। हाजीपुर के बाद पटना ट्रेन नहीं आ पाती है। वो तो अब बना है वहां पे राजेंद्र सेतु, उस साइड में दिया पहले जब, उस साइड से ट्रेन में कितनी आती है? क्योंकि बिहार के पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर बड़ा स्टेशन है, न कि पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा स्टेशन कोई है बड़ा, कोई उतनी बहुत ज्यादा अभी फैसिलिटीज डेवलप नहीं है। 30-40 साल लगेगा अभी वहां से लोगों को जाने में, क्योंकि नया पटना उधर ही की ओर बस रहा है। ये तो एरिया पूरा कंजेस्टेड हो गया। बस वही आगे बढ़ जाए। कोलकाता वगैरह समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कोलकाता समझ में आ गया? कोलकाता से एकदम नीचे देखिएगा, यहां मिले सुंदरवन, मिल गया सुंदरवन? नहीं मिला? सुंदरवन डेल्टा, नदियों के बीच की जगह को क्या कहेंगे? डेल्टा। नदियां जब समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो वहां पे क्या करती हैं? अपने कचरा को ले आके जमा कर देती हैं। उसी कचड़वा को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे। तो विश्व का सबसे प्रसिद्ध डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, सुंदरवन का डेल्टा। यहां पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। अरे ये सुंदरी नामक वृक्ष होते हैं, ये मैग्रो वन होते हैं। देखिए, इसके जड़ अजीब डिजाइन के होते हैं, इसमें दौड़ के भाग नहीं पाइएगा, फंस के गिर जाइएगा। इसका जड़ दिख रहा है, अजीब डिजाइन का इसका जड़ होते हैं। आप इसमें सोचिएगा भाग जाए तो एक तो ये दलदली है, डेल्टा दलदली होता ही है। डेल्टा जब भी होता है तो कैसा होता है? दलदल वाले एरिया में होता है। और दौड़ के अगर इसमें सोचिएगा भाग जाए ना, आपका पैर फंस जाएगा इसमें। कहां गया जी डेल्टा? ये रहा। ये वृक्ष कौन सा है? सुंदरी। सुंदरी वृक्ष है। इसमें कोई फल लगा होगा, वो वाला नहीं, वो सुंदरी वृक्ष नहीं, ये है। इसी के नाम पर क्या बना है? सुंदरवन। अब ये दलदली एरिया में ही पाए जाते हैं और बहुत लंबे नहीं होते, 10-12 फीट के होते हैं, इतने घने होते हैं। इसमें भाग तो पाइएगा नहीं, एगो तो फंस के गिरिएगा, दूसरा कीचड़ रहेगा यहाँ पर।
और इसी में पाया जाता है बंगाल टाइगर, जो भारत का राष्ट्रीय आप इसमें गए, उसका नाश्ता का इंतजाम हो गया। इस वन को मैग्रो वन कहते हैं, जो खारे पानी और दलदली क्षेत्र में उगने वाले वन को मैग्रो वन कहते हैं। मैग्रो वन सुंदर वन में भरे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे बंगाल टाइगर बहुत भयानक। अच्छा, लोग इसमें मछली पकड़ने भी जाते हैं, क्योंकि मछली इजी पकड़ा जाती है, और इसी मछली के चक्कर में उधर से आ जाता है बंगाल टाइगर। यहाँ पर इस पर कई मूवी वगैरह भी बनाई गई। आगे बढ़े तो सुंदरवन डेल्टा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ कौन सा मैग्रो वन पाया जाता है? सुंदरी नामक मैग्रो। मैग्रो वन लंबे होते हैं, जड़ इसके गहरे होते हैं, घने होते हैं वो। ये दलदली और खारे पानी में उगते हैं। सुंदरवन का डेल्टा बहुत प्रसिद्ध है। इसके नीचे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप मिलेंगे आपको। मिले इधर मेरी ओर देखिए, इन द्वीपों में सबसे इस साइड में द्वीप मिलेगा न्यू मूरे आइलैंड। न्यू मूरे द्वीप समुद्र में पाए जाने वाले द्वीपों में सबसे नीचे मिलेगा न्यू मूरे द्वीप। मिल गया? कौन सा द्वीप है? न्यू मूरे द्वीप। आगे बढ़ जाएं। न्यू मूरे आइलैंड मिल गया। इसको बांग्लादेश कहता है मेरा है, और भारत कहता है मेरा। अब दोनों के बीच में न्यू मूरे आइलैंड को लेके विवाद है। विवाद उस जमीन को लेके नहीं है, समझिए ध्यान से। अगर न्यू मूरे आइलैंड भारत का हुआ तो ये एरिया समुद्र का भारत का हो जाएगा, इधर का, ठीक है। और अगर न्यू मूरे आइलैंड बांग्लादेश का हुआ तो समुद्र का ये एरिया बांग्लादेश का हो जाएगा। यानी सारा जो विवाद अटक रहा है ना, ये समुद्र के बीच का ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना, जिसका द्वीप, देखिए ये तो भारत का पहले से है, ये बांग्लादेश का पहले से, जिसका ये द्वीप, ये क्रॉस सेक्शन एरिया उसका। अब समुद्र में क्या जरूरत है छोड़ने का? तो भारत बांग्लादेश को फुसला दिया, चलो एक काम करो, उस द्वीप पे ना तुम रहने जा रहे हो ना हम रहने जा रहे हैं, हम साइन करके देते, यहां कोई नहीं रहेगा। बांग्लादेश खुश हो गया, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? अब कोई उसको पढ़ा दिया जाके बांग्लादेश को, उसका विदेश मंत्री कहता है गड़बड़ हो गया हुसैन, ऑप्सी हो तो अब दोबारा खिलाओ। वो हर देश का समझिए, हर देश की विदेश नीतियां उसी हिसाब से होती है, उस देश का सर्वोपरि रखा जाता है। समझ आ गया कि नहीं? तो भारत सरकार को भी एक शर्त पे ये करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समुद्र की कमी नहीं है। हमेशा याद रखिए, जब समझौता पे आइए ना, तो ऐसे कीजिए कि आपको फायदा हो। समझौता कर लीजिए, ठीक है, ये आइलैंड पे अगर बात बनती है किसी भी चीजों पे, ना हम उस पर रहने जा रहे हैं ना कुछ, उसको इतना ना टॉर्चर कर दीजिए कि हमारी शर्त मानने को राजी हो जाए। उसके बाद साइन करा दीजिए कि बांग्लादेश अपनी धरती का इस्तेमाल कभी भी भारत के शत्रु राष्ट्र को नहीं करने देगा। काम खत्म। नहीं तो चाइनवा ससुरा कल को पता चला बांग्लादेश से रिलेशन खराब हुआ, यहाँ आके बैठ जाए सैन्य अड्डा लेके, यहाँ एक चटगांव बंदरगाह पे ले आके अपनी पनडुब्बी लगा दे, कैसे श्रीलंका में लगा दिया था। साइन करा लो, ले लो, उस पे जाओ, न्यू मूरे द्वीप पे अगरबत्ती जलाओ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग को बहुत बड़का चीज का नहीं हो, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ना, आपकी नीतियां अगर देश चला रहे हैं तो 100 साल आगे की होनी चाहिए। अच्छा, न्यू मूरे आइलैंड साइन कर दे, अगर उस पे साइन न करे तब कह दो कि ठीक है, तब हम यहां आदमी भी बसाएंगे। अभी तक तो हम आदमी नहीं बसाते। जबरदस्ती कौन चीज है? जबरदस्ती हमसे बतियाए ना कोई, कहेंगे है जबरदस्ती। कुल पंचायत हुई, हम खूटा हुए गाड़ा बात करते, हमरा दुश्मन को सिधाने ले आके बैठाएंगे, उसके बाद कहिएगा जबरदस्ती है, तो है जबरदस्ती। गजब बात है। बांग्लादेश को सोचना चाहिए इंसानियत के नाते, तो बांग्लादेश को भारत के खिलाफ जाना ही नहीं चाहिए। यदि भारत नहीं रहता तो बांग्लादेश कभी पैदा ही नहीं हुआ रहता है, बना ही नहीं रहता है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे सेना गई, हमारे कितने फौजी शहीद हुए, सब हमारे कितने एयरफोर्स के विमान। देखिए लड़ाई होता है तो ऐसा नहीं, स्कूटर और ट्रक में भी लड़ाई टक्कर होगा, नहीं तो ट्रक को थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ही, हेडलाइट वेडलाइट फूट जाएगा, भले स्कूटर रद्द हो जाए। अब आगे का क्लास कल समझेंगे।